प्रथम विश्व युद्ध की रणभेरी बज उठी थी। मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच घमासान शुरू हो गया था। मित्र राष्ट्रों के खेमे में जहां ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया वगैरह थे, वहीं केंद्रीय शक्तियों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। यानी दूसरी ओर जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र थे। एक विकट संकट सारी दुनिया में छा गया था। बर्बादी के गहरे काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे। 28 जुलाई वर्ष 1914 से शुरू हुआ यह महाविनाश का तांडव देखते देखते और भयावह होता गया था। इस त्रासद काल में ब्रिटिश सत्ता को भारत का सहयोग अपरिहार्य था और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने झूठ का एक जाल बुना था। भारतीयों को आश्वस्त किया था कि यदि वे युद्ध में हमारा सहयोग करेंगे तो युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज भारत को आजाद कर देंगे। अंग्रेजों के इस आश्वासन पर लाखों भारतीयों ने युद्ध में अपनी जान झोंक दी थी और अंततः इस महायुद्ध में ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों को विजय प्राप्त हुई थी। पर भारतीयों को क्या प्राप्त हुआ था? सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ विश्वासघात। भारत को आजाद करना तो दूर, अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून भारतीयों के ऊपर थोप दिया था। भारत के स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिए बनाए गए इस कानून के तहत अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त वारंट के बिना गिरफ्तार किया सकता था और बिना मुकदमा चलाए उसे हिरासत में रखा जा सकता था। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाले इस काले कानून के तहत राजद्रोह के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय बनाए गए थे। इन न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी पीड़ित व्यक्ति को नहीं था। यही नहीं, भारतीयों द्वारा सार्वजनिक सभाएं करने पर भी अब पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस काले कानून को लेकर सारे देश में घोर आक्रोश व्याप्त हो गया था। देश भर में विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह शुरू हो गए थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह हो रहे थे। उधर रॉलेट एक्ट लगातार भारतीयों पर कहर बनकर टूट रहा था और अब इसी एक्ट को औजार बनाकर अंग्रेजों ने कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जेल में डाल दिया था और इसी के साथ लोगों के सब्र की अब इंतहा हो गई थी। 13 अप्रैल सन 1919 का वो दिन था। आज बैसाखी का पर्व था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आज हजारों लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा हुए थे। शांतिपूर्वक वे अपना विरोध दर्ज करा रहे थे कि इसी वक्त जनरल डायर ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे दिया था। चारों ओर हाहाकार मच गया था। चीत्कार के सिवाय कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और पल भर में लाशों का ढेर जलियांवाला बाग में लग गया था। मरने वालों में सैकड़ों महिलाएं और बच्चे भी थे, जिनके खून से लथपथ शव अंग्रेजों की हैवानियत की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। एक सन्नाटा अब चारों ओर पसरा हुआ था। किसी के भी पास आज कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जनरल डायर के इस पाशविक कृत्य को अंग्रेजी अखबारों ने खूब सराहा था। उसे ब्रिटिश हुकूमत के शेर का नाम दिया गया था। इस नरसंहार की जांच के लिए बनाए गए हंटर आयोग ने जहां पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित किया था, वहीं जनरल डायर के बारे में आयोग ने कहा था कि जनरल डायर ने यद्यपि आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया, पर उसने जो किया वो पूर्ण निष्ठा से किया। उस जघन्य हत्याकांड के लिए मृत्यु दंड देने के बजाय अंग्रेज सरकार ने जनरल डायर को सम्मानित किया था और अपनी घोर अमानवीयता और निर्लज्जता का परिचय उसने सारी दुनिया को दिया था। जलियांवाला बाग का एक बहुत गहरा जख्म भारत के सीने पर लगा था। यह जख्म समय के साथ कभी नहीं भरा जाना था। जलियांवाला बाग का वो नृशंस हत्याकांड हमें यही सबक देता है कि दुष्टों के साथ दुष्टता से ही पेश आना चाहिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शठे शाठ्यम समाचरेत। दुष्टों की क्रूरता और अमानवीयता को चुपचाप सहना, यह अहिंसा नहीं, हिंसा ही है। खुद अपने साथ हिंसा, अपने आत्मसम्मान के साथ हिंसा। किसी पर आगे बढ़कर अत्याचार करना, यह हिंसा है। पर आत्मरक्षा किसी भी स्थिति में हिंसा नहीं है। पर आत्मरक्षा को भी हमने हिंसा माना और इस तरह एक बहुत बड़ा अनर्थ खुद अपने साथ और इस देश के साथ किया। जरूरत हमें अपनी आंखों को खोलने की है, अहिंसा की सही परिभाषा को समझने की है। हमारी यह समझ हमारे अपने हित और राष्ट्र हित में भी होगी और यही जलियांवाला बाग के उन बलिदानियों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।